नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र शर्मा और आज मैं आपके साथ लेकर आया हूँ रिटायर यंग रिटायर रिच बुक की ऑडियो समरी, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। जी हाँ, जल्दी अमीर कैसे बनें और हमेशा अमीर कैसे बने रहें, जानें मेरे साथ। प्रस्तावना। डेविड गोलियात को कैसे हरा पाया। रिच डैड को डेविड और गोलियात की कहानी बहुत पसंद थी। मुझे लगता है शायद वे खुद को डेविड मानते होंगे, क्योंकि उन्होंने भी शून्य से शुरुआत की थी, लेकिन बाद में इतने ऊपर उठ गए कि व्यावसायिक जगत के बड़े बड़े सूरमाओं से टक्कर लेने लगे। अमीर डैडी ने कहा था कि डेविड गोलियात को इसलिए हरा पाया क्योंकि वह लिवरेज की शक्ति का इस्तेमाल करना जानता था। एक युवक और एक साधारण गुलेल डरावने दैत्य गोलियात से ज़्यादा ताकतवर निकले। यही लिवरेज की शक्ति है। इससे पहले मैंने कैश फ्लो की शक्ति पर पुस्तक लिखी है। अमीर डैडी ने कहा था, कैश फ्लो धन की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शब्द है लिवरेज। उन्होंने यह भी कहा था, लिवरेज की वजह से ही कुछ लोग अमीर बन जाते हैं जबकि बाकी नहीं बन पाते हैं। अमीर डैडी ने आगे स्पष्ट किया कि लिवरेज एक शक्ति है और यह शक्ति या तो आपके पक्ष में काम करती है या फिर आपके विरोध में। चूंकि लिवरेज शक्ति है, इसलिए कुछ लोग इसका सदुपयोग करते हैं, कई इसका दुरुपयोग करते हैं और बाकी इससे डरते हैं। उन्होंने कहा था उन्होंने कहा था अमेरिका के 5% से भी कम लोग ही अमीर है, क्योंकि सिर्फ 5% लोग ही लिवरेज की शक्ति का सदुपयोग करना जानते हैं। कई लोग अमीर बनना तो चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वे इस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। और ज़्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते हैं क्योंकि वे लिवरेज की शक्ति से डरते हैं। लिवरेज कई प्रकार के हैं। लिवरेज कई प्रकार का होता है। लिवरेज का यह जाना पहचाना तरीका है पैसे उधार लेना। हम जान गए हैं कि इस शक्तिशाली लिवरेज के दुरुपयोग से कितनी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। लाखों करोड़ों लोग वित्तीय दृष्टि से बुरी हालत में हैं क्योंकि वे कर्ज के लिवरेज की शक्ति का इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं। कर्ज के लिवरेज के दुरुपयोग के कारण कई लोग अब इस तरह के लिवरेज से डरने लगे हैं और यह कहने लगे हैं, अपने क्रेडिट कार्ड फाड़ डालो, अपना हाउस लोन पटा दो और कर्ज से मुक्त हो जाओ। अमीर डैडी ने हंसकर कहा था, क्रेडिट कार्ड फाड़ने से आप अमीर नहीं बनेंगे। अपने क्रेडिट कार्ड फाड़ने पर तो मुझे सिर्फ अफसोस होगा। बहरहाल अमीर डैडी यह भी जानते थे कि अगर आप कर्ज के लिवरेज की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो आपको निश्चित रूप से अपने क्रेडिट कार्ड फाड़ डालने चाहिए, अपना हाउस लोन पटा देना चाहिए और कर्ज से बाहर निकल जाना चाहिए। वे कहते हैं, कुछ लोगों को क्रेडिट कार्ड देना शराबी के हाथ में भरी बंदूक थमाने जैसा है। शराबी के आसपास का हर व्यक्ति खतरे में है, जिसमें खुद शराबी भी शामिल है। अमीर डैडी ने अपने बेटे और मुझे कर्ज से लिवरेज की शक्ति से डरना नहीं सिखाया। उन्होंने तो हमें यह सिखाया कि हम कर्ज के लिवरेज की शक्ति से लाभ कैसे उठा सकते हैं। इसलिए वे अक्सर कहते थे कि कर्ज अच्छा और बुरा दोनों तरह का होता है। अच्छा कर्ज आपको अमीर बनाता है और बुरा कर्ज आपको गरीब बनाता है। अधिकांश लोगों पर बुरे कर्ज का बोझ लदा हुआ है, जबकि बहुत से अन्य लोग कर्ज के डर में जी रहे हैं तथा कर्ज मुक्त रहने पर गर्व अनुभव कर रहे हैं। अच्छे कर्ज से मुक्त रहने पर भी इस पुस्तक में आप पाएंगे कि कर्ज में डूबकर मैं और मेरी पत्नी किम युवावस्था में अमीर बनकर किस तरह रिटायर हुए। हम अच्छे कर्ज में डूबे थे और उसने हमें अमीर तथा वित्तीय रूप से स्वतंत्र बना दिया। दूसरे शब्दों में, हमें लिवरेज की शक्ति का सदुपयोग किया। ध्यान रहे, हमने इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया था, ना ही हम इससे डरे। इसके बजाय हमने लिवरेज की शक्ति का सम्मान किया और सावधानी तथा समझदारी से इसका प्रयोग किया। क्या हर व्यक्ति अमीर बन सकता है? अपनी पहली पुस्तक रिच डैड पुअर डैड के रिलीज होने के बाद से मैं सैकड़ों इंटरव्यू दे चुका हूँ। उनमें अक्सर मुझसे यह सवाल पूछा जाता है, क्या आप सोचते हैं कि हर व्यक्ति अमीर बन सकता है? मैं जवाब देता हूँ, हाँ। मुझे यकीन है कि हर व्यक्ति में अमीर बनने की क्षमता होती है। इस बिंदु पर अक्सर मुझसे पूछा जाता है, अगर हर व्यक्ति में अमीर बनने की क्षमता है तो फिर इतने कम लोग ही अमीर क्यों बन पाते हैं? मेरा जवाब आमतौर पर यह होता है, इस सवाल का जवाब देने के लिए अभी पर्याप्त समय नहीं है। वैसे अगर वे ज़्यादा जोर डालते हैं तो मैं इस तरह की बात कह सकता हूँ। इसके कई जवाब आपको रिच डैड सीरीज़ की मेरी पहली 4 पुस्तकों में मिल जाएंगे। अगर इंटरव्यू लेने वाला पीछे ही पड़ जाए तो वह इस तरह का सवाल पूछ सकता है, आप हमें सारे जवाब कब देंगे? मैं कहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि किसी के पास सारे जवाब हैं। हालांकि मेरे पास सारे जवाब नहीं हैं,
लेकिन आखिरकार मुझे रिच डैड सीरीज की यह 5वीं पुस्तक आपके सामने लाने में खुशी हो रही है। यह पुस्तक निश्चित रूप से स्पष्ट करेगी कि मुझे क्यों यकीन है कि हम सभी में बहुत अमीर बनने की शक्ति और क्षमता है, और मेरा मतलब है हम सभी में, सिर्फ कुछ ही लोगों में नहीं। इस पुस्तक में आप जान पाएंगे कि मैं और मेरी पत्नी किस तरह युवावस्था में ही अमीर बनकर रिटायर हो गए। हालांकि शुरुआत में हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, और यह पुस्तक यह भी बताती है कि हालांकि हम सभी में बहुत अमीर बनने और जवानी में रिटायर होने की शक्ति व क्षमता होती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ही लोग अमीर क्यों बन पाते हैं और बाकी गरीब क्यों रह जाते हैं। इसका कारण है लिवरेज। रिच डैड सीरीज की पहली 4 पुस्तकें मूलतः कैश फ्लो की शक्ति के बारे में थीं। यह पुस्तक लिवरेज के बारे में है। इस विषय पर एक पूरी पुस्तक क्यों? इसका कारण यह है कि लिवरेज बहुत विशाल शब्द है और यह हमारी ज़िंदगी की लगभग हर चीज़ को प्रभावित करता है। यह पुस्तक लिवरेज के 3 महत्वपूर्ण प्रकारों पर ध्यान केंद्रित करेगी। ये हैं: खंड 1, आपके मस्तिष्क का लिवरेज। यह इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण खंड है। इस खंड में आप यह जान पाएंगे कि पैसा आपको अमीर क्यों नहीं बनाता है। आप यह भी जानेंगे कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली लिवरेज आपका मस्तिष्क है, जिसमें आपको अमीर या गरीब बनाने की शक्ति होती है। कर्ज की लिवरेज की शक्ति की तरह ही व्यक्ति अपने मस्तिष्क के लिवरेज की शक्ति का भी सदुपयोग कर सकता है, दुरुपयोग कर सकता है या इससे डर सकता है। शब्द लिवरेज है। आप शब्दों की शक्ति के बारे में जानेंगे। अमीर डैडी हमेशा कहते थे शब्द लिवरेज है। शब्द सशक्त औजार है, मस्तिष्क के औजार। लेकिन जिस तरह आप कर्ज का प्रयोग करके अमीर या गरीब दोनों बन सकते हैं, उसी तरह शब्दों के प्रयोग से भी अमीर या गरीब दोनों बन सकते हैं। इस खंड में आप शब्दों की शक्ति के बारे में जानेंगे। आप जानेंगे कि किस तरह अमीर लोग अमीर शब्दों का प्रयोग करते हैं और गरीब लोग गरीब शब्दों का। अमीर डैडी अक्सर कहा करते थे कि आपका मस्तिष्क आपकी सबसे सशक्त संपत्ति या आपका सबसे सशक्त दायित्व है। अगर आप अपने मस्तिष्क में सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप बेहद अमीर बन जाएंगे, लेकिन अगर आप गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपको यही मस्तिष्क आपको गरीब बना देगा। इस खंड में आप अमीर शब्दों और गरीब शब्दों, धीमे शब्दों और तेज शब्दों के बारे में जानेंगे। आप जान पाएंगे कि अमीर डैडी यह क्यों कहते थे। पैसा बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती। वे कहते थे अमीर बनने की शुरुआत आपके शब्दों से होती है और शब्द मुफ्त होते हैं। रिच डैड पुअर डैड में आपने पढ़ा होगा कि अमीर डैडी ने अपने बेटे और मुझे यह कहने से मना किया था, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। अमीर डैडी कहते थे अमीर और गरीबों में फ़र्क होता है कि गरीब लोग अमीरों से ज़्यादा बार यह कहते हैं, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। यही बुनियादी फ़र्क है। निवेश करना खतरनाक क्यों नहीं है? इस पुस्तक में आप पाएंगे कि निवेश करना खतरनाक है। कहने वाले लोगों को निवेश बाजार में सबसे ज़्यादा नुकसान क्यों होता है? शब्द ही कारण है। आप पाएंगे कि आप जिसे वास्तविक मानते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाता है। आप पाएंगे कि निवेश को खतरनाक कहने वाले लोग ही सबसे खतरनाक निवेश करते हैं। यह उनकी वास्तविकता के कारण होता है। इस पुस्तक में आप पाएंगे कि निवेश करना खतरनाक क्यों नहीं है। बहरहाल ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा लाभकारी निवेश करने के लिए लोगों को सबसे पहले अपने शब्द बदलने होंगे। जैसा पहले ही बताया जा चुका है कि लिवरेज की शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है, दुरुपयोग भी किया जा सकता है या इससे डरा जा सकता है। इस खंड में आप पाएंगे कि अपने मस्तिष्क के लिवरेज का प्रयोग अपने खिलाफ करने के बजाय अपने वित्तीय लाभ के लिए कैसे किया जा सकता है। अमीर डैडी कहते थे ज़्यादातर लोग दुनिया के सबसे सशक्त लिवरेज यानी अपने मस्तिष्क की शक्ति का प्रयोग खुद को गरीब बनाने के लिए करते हैं। यह उस शक्ति का उपयोग नहीं है, यह तो दुरुपयोग है। हर बार जब आप कहते हैं मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, या मैं वह काम नहीं कर सकता, या निवेश खतरनाक है, या मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा, तो आप अपने पास मौजूद सशक्त लिवरेज का प्रयोग करते हैं, यानी खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए उसका दुरुपयोग करते हैं। अगर आप जवानी में ही अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो आपको अपने मस्तिष्क का प्रयोग अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने पक्ष में करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इस पुस्तक के अगले 2 खंडों पर अमल करना आपके लिए संभव नहीं होगा। अगर आप जवानी में ही अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो आपको अपने मस्तिष्क का प्रयोग अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने पक्ष में करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इस पुस्तक के अगले 2 खंडों पर अमल करना आपके लिए संभव नहीं होगा। हालांकि उन पर अमल करना आसान है। लिवरेज के अपने सबसे सशक्त रूप पर नियंत्रण हासिल करने के बाद
लिवरेज के अपने सशक्त रूप पर नियंत्रण हासिल करने के बाद आपको अगले दोनों खंड आसान लगेंगे, क्योंकि वे वास्तव में आसान है। खंड 2, आपकी योजना का लिवरेज। रिच डैड सीरीज की तीसरी पुस्तक रिच डैड्स गाइड्स टू इन्वेस्टिंग में मैंने लिखा था, निवेश एक योजना है। जवानी में रिटायर होने के लिए किम और मेरे पास एक योजना थी, एक ऐसी योजना जो शून्य से शुरू हुई थी, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था। इस योजना का एक लक्ष्य था, बाहर निकलने का दरवाज़ा था और उसकी समय सीमा भी थी। हमारी समय सीमा अधिकतम 10 साल थी। इसमें हमने 9 साल का समय लगा और हम 1994 में रिटायर हो गए। उस वक्त मेरी उम्र 47 साल थी और किम की 37 साल। हालांकि हमने शून्य से शुरुआत की थी, लेकिन योजना की समाप्ति तक हमारे पास $85,000 से $1,20,000 की सालाना आमदनी हो चुकी थी, जो बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती थी। इस आमदनी के लिए हमें काम करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यह तो सिर्फ हमारे निवेशों से हो रही थी। हालांकि शायद आपको यह बहुत ज़्यादा पैसा ना लगे, लेकिन हम वित्तीय रूप से स्वतंत्र थे, क्योंकि हमारा सालाना खर्च $50,000 से भी कम था। हम अमीर बनने के लिए जवानी में रिटायर हुए। जवानी में रिटायर होने का यह लाभ हुआ कि अब अमीर बनने के लिए हमारे पास खाली समय था। वैसे फोर्ब्स पत्रिका के दृष्टिकोण से अमीर वह होता है जिसकी सालाना आमदनी $10 लाख हो। इसका मतलब यह है कि फोर्ब्स के अनुसार रिटायरमेंट के वक्त हम अमीर नहीं थे। बहरहाल, जवानी में रिटायर होने का एक कारण यह भी था कि हमारे पास अमीर बनने के लिए समय रहे। हमारी योजना यह थी कि रिटायर होने के बाद हम अपना समय निवेश करने और बिजनेस बनाने में लगाएंगे। आज हमारे पास बहुत सी रियल एस्टेट हैं। इसके साथ ही एक पब्लिशिंग कंपनी, एक माइनिंग कंपनी, एक टेक्नोलॉजी कंपनी और एक ऑयल कंपनी भी है। इसके अलावा शेयर बाजार में निवेश भी है। जैसा अमीर डैडी अक्सर कहते थे, नौकरी के साथ समस्या यह है कि यह अमीर बनने की राह में बाधा बन जाती है। दूसरे शब्दों में, हम जवानी में रिटायर इसलिए हुए ताकि हमारे पास अमीर बनने का समय रहे। आज अपने निवेशों और व्यवसायों से हमें हर साल लाखों डॉलर की आमदनी होती है और यह लगातार बढ़ती जा रही है। शेयर बाजार के क्रैश होने के बावजूद हर चीज़ योजना के अनुसार ही हो रही है। रिच डैड सीरीज की तीसरी पुस्तक रिच डैड्स गाइड्स टू इन्वेस्टिंग में मैंने लिखा था कि ज़्यादातर लोगों के पास दरअसल गरीब बनने की योजना होती है। इसलिए तो इतने सारे लोग कहते हैं कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो मेरी आमदनी कम हो जाएगी। दूसरे शब्दों में भी ये कह रहे हैं कि मेरी योजना यह है कि मैं ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करूंगा और फिर रिटायरमेंट के बाद पहले से ज़्यादा गरीब हो जाऊंगा। यह औद्योगिक युग में तो ठीक ठाक योजना हो सकती थी, लेकिन सूचना युग में यह बड़ी ख़राब ही योजना है। लाखों लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी आजीविका के लिए अपनी रिटायरमेंट योजना के लाखों लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी आजीविका के लिए अपनी रिटायरमेंट योजना पर आस लगाए बैठे, जैसे 401 के, IRA, ऑस्ट्रेलिया के सुपर एनुअल्स प्लान्स, RSP प्लान्स, कनाडा के RRSP प्लान्स आदि। उनकी योजनाओं को मैं सूचना युग की रिटायरमेंट योजनाएं कहता हूँ, क्योंकि सूचना युग में कर्मचारी ही अब अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि औद्योगिक युग में जब आपके काम के दिन पूरे हो जाते थे तो कंपनी या सरकार आपकी वित्तीय ज़रूरतों को ध्यान रखती थी। औद्योगिक युग की इन रिटायरमेंट योजनाओं में एक दुखद दोष है। वह दोष यह है कि इनमें से ज़्यादातर योजनाएं शेयर बाजार से जुड़ी हैं, और जैसा आपने ध्यान दिया होगा, शेयर बाजार कभी ऊपर चढ़ जाता है तो कभी नीचे गिर जाता है। मुझे यह देखकर सदमा लगता है कि कड़ी मेहनत करने वाले लाखों करोड़ों लोग शेयर बाजार में अपने वित्तीय भविष्य और वित्तीय सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं। इन कर्मचारियों का क्या होगा अगर 85 साल की उम्र में पहुंचने के बाद उनकी रिटायरमेंट योजना का खजाना खाली हो जाए? यह किसी भी तरह हो सकता है। या तो उस योजना में पैसा खत्म हो जाए, या फिर चोरी हो जाए, या फिर शेयर बाजार क्रैश हो जाए। क्या उस समय आप इन 85 साल के लोगों से यह कहेंगे कि नौकरी की तलाश करो और रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू करो? इसलिए मैं चिंतित हूँ, इसलिए मैं लिखता हूँ और सिखाता हूँ। मुझे यकीन है कि हम लोगों को बेहतर शिक्षा देने की ज़रूरत है। मुझे यकीन है कि हमें लोगों को बेहतर शिक्षा देने की ज़रूरत है। हमें सूचना युग के लिए लोगों को बेहतर तरीके से तैयार करने की ज़रूरत है। इस युग में हम सभी को पैसे के बारे में बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। इस युग में हम सभी को वित्तीय रूप से ज़्यादा जिम्मेदार बनने की ज़रूरत है। यह एक ऐसा युग है जिसमें रिटायरमेंट के बाद अपनी देखभाल के लिए हमें कंपनी या सरकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। बस आंकड़ों पर एक नज़र डाल लें। 2010 तक 7.5 करोड़ बेबी बूमर्स रिटायर होने लगेंगे। हम यह मान लेते हैं कि सरकारी रिटायरमेंट योजना के वादे के अनुसार वे आने वाले सालों में हर महीने सिर्फ $1,000 लेने लगेंगे। इस पर उनका पूरा हक है,
क्योंकि इसमें उन्होंने अपना योगदान दिया है। इसके अलावा हम यह भी मान लेते हैं कि शेयर बाजार से हर महीने $1000 प्रति माह निकालने लगेंगे। अगर मेरा गणित सही है तो 7.5 करोड़ गुणा 1000 का मतलब होता है $75 बिलियन प्रति माह सरकारी रिटायरमेंट योजना से और $75 बिलियन शेयर बाजार से। सरकार और शेयर बाजार से हर महीने 75 बिलियन डॉलर बाहर निकलने का इन दोनों संस्थाओं पर बहुत ज़बरदस्त असर पड़ेगा। तब सरकार क्या करेगी? टैक्स बढ़ाएगी। शेयर बाजार क्या करेगा? जब $75 बिलियन डॉलर इसमें अंदर जाने के बजाय बाहर निकलेंगे, आपको यह सलाह देगा, खरीद कर रोके रहो, लंबी अवधि के लिए निवेश करो और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लो। क्या वित्तीय सलाहकार यही कहते रहेंगे शेयर बाजार औसत के हिसाब से हमेशा ऊपर जाता है? मेरे पास भविष्य देखने का दर्पण नहीं है और मैं भविष्यवक्ता होने का दावा भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इन दो बड़ी संस्थाओं में $150 बिलियन अंदर जाने के बजाय बाहर निकलने से अर्थव्यवस्था में तूफान आना तय है। पुरानी अर्थव्यवस्था की पुरानी योजनाएं लाखों लोगों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक मुश्किल में डाल देगी। अमेरिका में लाखों लोगों के पास अपनी कंपनी रिटायरमेंट योजना या व्यक्तिगत रिटायरमेंट योजना नहीं है। अमेरिका में लाखों लोगों के पास कंपनी रिटायरमेंट योजना या व्यक्तिगत रिटायरमेंट योजना नहीं है। वे क्या करेंगे? नौकरी की तलाश करेंगे, ज़िंदगी भर नौकरी करते रहेंगे, अपने बच्चे या नाती पोतों के घर जाकर रहेंगे। ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करने की योजना बड़ी ही ख़राब योजना है। बहरहाल इसके बावजूद लाखों लोग इसी योजना पर चल रहे हैं। हालांकि उनमें से कुछ लोग आज बहुत पैसा बना रहे हैं, वे आज कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आने वाले कल के लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा है। बहुत से बेबी बूमर्स के लिए समय ख़त्म होता जा रहा है, जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। मैं लोगों को कहते सुनता हूँ, रिटायर होने के बाद मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे मकान का कर्ज पट जाएगा और मेरे खर्च कम हो जाएंगे। हालांकि यह सच है कि आपके जीवन यापन के खर्च कम हो जाएंगे, लेकिन आपके इलाज का खर्च बढ़ जाएगा। चिकित्सा, स्वास्थ्य और दंत चिकित्सा सुविधाएं कई कर्मचारियों को इस समय ही बहुत महंगी लग रही हैं, पर तब क्या होगा जब चिकित्सा उद्योग के सामने लाखों रिटायर लोग आ जाएंगे, जिन्हें जिंदा रहने के लिए इलाज की ज़रूरत तो होगी, लेकिन उनके पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं होंगे। और अगर आप इस बात पर यकीन करते हैं कि मेडिकेयर योजना आपको बचा लेगी, तो शायद आप ईस्टर बनी में भी यकीन करते होंगे। शायद इसलिए फेडरल रिजर्व बोर्ड के चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन ने हाल ही में टेलीविज़न पर कहा था, हमें अपने स्कूल में वित्तीय साक्षरता सिखाना चाहिए। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि वे आर्थिक दृष्टि से अपनी देखभाल खुद कैसे करें। हमें उन्हें यह नहीं सिखाना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद वे सरकार या कंपनी से अपनी देखभाल की उम्मीद करें। अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं, तो आपके पास अधिकांश लोगों से बेहतर योजना होनी चाहिए। खंड 2 उस योजना का बहुत महत्वपूर्ण लिवरेज है, जो बताती है कि आप जवानी में ही अमीर बनकर कैसे रिटायर हो सकते हैं। खंड 3 आपके कार्यों का लिवरेज। फेंस पर बैठे 3 पक्षियों की कहानी हम सब ने कई बार सुनी होगी। सवाल है, अगर उनमें से 2 पक्षी उड़कर दूर जाने का फैसला कर लें तो कितने पक्षी बचेंगे? जवाब है 3 पक्षी फिर भी बचेंगे। सबक यह है, आप कोई काम करने का फैसला कर लेते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आप उस काम से को सचमुच कर लेंगे। अमेरिका में 5% से भी कम लोग अमीर हैं। हो सकता है कि बाकी के 95% लोग भी अमीर बनना चाहते हों, लेकिन सिर्फ 5% लोग ही इस दिशा में कोई कदम उठाते हैं। रिच डैड सीरीज की चौथी पुस्तक रिच किड स्मार्ट किड में मैंने इस बारे में लिखा है कि हमारी शिक्षा पद्धति किस तरह गलतियां करने के लिए बच्चों को सजा देती है। बहरहाल, अगर हम सीखने की प्रक्रिया पर गौर करें तो हमें यह पता चलेगा कि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग कई बार गिरने के बाद ही साइकिल चलाना सीख पाते हैं। हम गिर कर ही चलना सीखते हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं और वहाँ हमें सिखाया जाता है कि हम ना गिरें। हमें सिखाया जाता है कि गिरने वाले लोग मूर्ख होते हैं। हमें सिखाया जाता है कि स्मार्ट लोग वे होते हैं जो 3 पक्षियों की तरह फेंस पर बैठकर सही जवाब रटते हैं। कोई हैरानी नहीं होगी, अमेरिका के सिर्फ 5% लोग ही अमीर बन पाते हैं। आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों को देखें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, डेल कंप्यूटर कॉरपोरेशन के संस्थापक माइकल डेल, CNN के संस्थापक टेड टर्नर, फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड और जनरल इलेक्ट्रिक के संस्थापक थॉमस एडिसन। उन्होंने तो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी,
मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल बुरा होता है। सूचना युग में स्कूल और शिक्षा पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि सफल बनने के लिए हमें कई बार स्कूली बातों को भूलने की ज़रूरत होती है। अगर आप ज़्यादा सफल बनना चाहते हैं तो बस देखें कि बच्चे कैसे सीखते हैं और उसकी नकल करें। मैंने एक चीज़ यह सीखी कि गलतियाँ करने, असफल होने और शर्मिंदा होने के डर से कैसे उबरा जाए। अधिकांश बच्चे स्वाभाविक रूप से ऐसा करने का तरीका जानते हैं, लेकिन फिर हमें स्कूल में यह सिखाते हैं कि वे ऐसा ना करें। अगर मैं यह नहीं सीख पाता कि गलतियाँ कैसे करना है, असफल कैसे होना है, अपनी शर्मिंदगी से कैसे उबरना है, तो मैं जवानी में अमीर बनकर रिटायर नहीं हो पाता। अमीर बनने के लिए 3 आसान काम जिन्हें कोई भी कर सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अमीर बनने के लिए आपको जो काम करने हैं वे सामान्य और सरल हैं। लगभग हर कोई उन्हें कर सकता है। मुझे यह पुस्तक लिखकर खुशी हो रही है क्योंकि खंड 1 और खंड 2 आपको उन आसान कामों के लिए तैयार करते हैं जो आपको जवानी में ही अमीर बनकर रिटायर होने के लिए करने चाहिए। खंड 3 में वे सामान्य और सरल काम बताऊंगा जिन्हें करके हम में से ज़्यादातर लोग अमीर बन सकते हैं। मैं उन 3 प्रमुख संपत्तियों के बारे में बताऊंगा जो लोगों को अमीर बता बनाती हैं और जवानी में रिटायर होने का मौका देती हैं। ये 3 संपत्तियां हैं: नंबर 1 रियल एस्टेट, नंबर 2 पेपर एसेट्स, नंबर 3 व्यवसाय। खंड 3 में आप जानेंगे कि इन 3 अत्यंत महत्वपूर्ण संपत्तियों को हासिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। किम और मैं जवानी में इसलिए रिटायर हो पाए क्योंकि हमने पैसे के लिए काम करने के बजाय संपत्तियां हासिल करने में अपना समय लगाया। अगर आप यह पुस्तक पढ़ सकते हैं तो फिर इन 3 महत्वपूर्ण संपत्तियों को हासिल करने के लिए सरल कर्म प्रधान कदम भी उठा सकते हैं। याद रहे, ये ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें सिर्फ 5% लोग ही हासिल कर पाते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि आप ये कर्म प्रधान कदम उठा सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको इस पुस्तक के 2 खंड पढ़ने होंगे। अगर आप शुरुआती 2 खंड नहीं पढ़ते तो आप इन कर्म प्रधान कदमों को नहीं उठा पाएंगे। हालांकि उन्हें उठाना आसान है, जैसा अमीर डैडी ने मुझे बरसों पहले कहा था। अमीर बनने की शुरुआत सही मानसिकता, सही शब्दों और सही योजना से होती है। इनके होने पर कर्म प्रधान कदम उठाना आसान होता है। तो डेविड गोलियत से क्यों टकराया था, इस बारे में अमीर डैडी का जवाब था, डेविड गोलियत से इसलिए टकराया ताकि वह अपने भीतर के दिग्गज को बाहर निकाल सके। उन्होंने यह भी कहा था कि हम में से हर एक के भीतर एक डेविड और एक गोलियत होता है। कई लोग जीवन में असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि गोलियत के सामने आते ही वे दूर भाग जाते हैं। गोलियत से टकराए बिना डेविड कभी दिग्गज इंसान नहीं बन पाता। अमीर डैडी ने इस कहानी के जरिए अपने बेटे और मुझे वित्तीय दिग्गज बनने के लिए प्रेरित किया। दूसरे शब्दों में, दैत्य को मारने के बजाय अमीर डैडी ने हमें दैत्य जितना विशाल बनने के लिए प्रेरित किया। यह पुस्तक वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र बनने के बारे में है। किम और मैं संपत्तियां हासिल करके या बनाकर वह स्वतंत्रता हासिल कर चुके हैं। ऐसी संपत्तियां जो कड़ी मेहनत करती हैं ताकि हमें मेहनत ना करनी पड़े। वित्तीय स्वतंत्रता पाने के बाद हम बिजनेस, पेपर एसेट्स और रियल एस्टेट की इन 3 संपत्तियों के पोर्टफोलियो को भीम का पोर्टफोलियो में बदलने लगे। इन संपत्तियों को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिवरेज का प्रयोग करके हम जवानी में रिटायर हो गए और आज भी ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं। आज ये संपत्तियां लगातार ज़्यादा आमदनी देती हैं, जबकि हमें कम से कम काम करना पड़ता है। अगर आप भी अपने लिए ऐसा ही चाहते हैं तो यह पुस्तक आपके लिए है। यह पुस्तक वित्तीय स्वतंत्रता की खोज में आपकी मदद करने के लिए लिखी गई है। आजीविका चलाने की नीरस मेहनत से स्वतंत्रता। अंत में डेविड लिवरेज का प्रयोग करके दैत्य जितना शक्तिशाली बना। आप भी ऐसा कर सकते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य आपके भीतर के आपके दिग्गज स्वरूप को सामने लाना है। खंड 1, आपके मस्तिष्क का लिवरेज। हमारे मस्तिष्क की शक्ति सबसे शक्तिशाली लिवरेज है। लिवरेज के साथ समस्या यह है कि यह आपके पक्ष में भी काम कर सकता है और आपके खिलाफ भी। अगर आप जवानी में ही अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो आपको पहली चीज़ यह करनी होगी कि खुद को अमीर बनाने के लिए अपने मस्तिष्क का शक्ति का प्रयोग करें। पैसे के मामले में बहुत सारे लोग अपने मस्तिष्क की शक्ति का प्रयोग खुद को गरीब बनाने के लिए करते हैं। जैसा अमीर डैडी ने कहा था, अमीरों और गरीबों में यह फ़र्क होता है कि गरीब लोग अमीरों से ज़्यादा बार यह कहते हैं, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, या
अमीर डैडी ने यह भी कहा था कि संडे स्कूल में मैंने सीखा था और शब्द सजीव बन गया। इसके बाद उन्होंने कहा था, गरीब लोग गरीब शब्दों का प्रयोग करते हैं और गरीब शब्दों में से लोग गरीब बनते हैं। आपके शब्द साकार हो जाते हैं। इस खंड में हम आपको अमीर और गरीब शब्द, तेज और धीमे शब्दों में फ़र्क बताएंगे। आप पाएंगे कि आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें बदलने के साथ ही आप सोचने के तरीके में भी बदलाव करके आप अपने आर्थिक भविष्य को कैसे बदल सकते हैं। अगर आप अपने शब्दों और विचारों को बदलकर अमीर लोगों जैसा बना लें तो जवानी में ही अमीर बनकर रिटायर होना आसान हो जाएगा। अध्याय 1, जवानी में ही अमीर बनकर रिटायर कैसे हों। नीचे मैंने यह आप बीती बताई है कि मेरी पत्नी किम, मेरे सबसे अच्छे दोस्त लैरी और मैंने किस तरह कंगाली से शुरुआत की थी, लेकिन 10 साल से कम समय में ही हम अमीर बनकर रिटायर हो गए। मैं यह कहानी उन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ जिन्हें खुद के बारे में शंका हो या जिन्हें जवानी में रिटायर होने की यात्रा शुरू करने के लिए थोड़े आत्मविश्वास की ज़रूरत हो। जब किम और मैंने शुरुआत की थी तो हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। हमारा आत्मविश्वास कम था और हमारे मन में भी शंकाएं भरी थीं। हम सभी के मन में शंकाएं होती हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम उन शंकाओं का क्या करते हैं। यात्रा शुरू होती है। दिसंबर 1984 में किम, मेरा सबसे अच्छा दोस्त लैरी क्लार्क और मैं दिसंबर 1984 में किम, मेरा सबसे अच्छा दोस्त लैरी क्लार्क और मैं ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर में व्हीलसर माउंटिंग पर स्कीइंग कर रहे थे। बर्फ़ बहुत गहरी थी, रन बहुत लंबे थे और स्कीइंग बहुत शानदार थी। हालांकि ठंड भी बहुत थी। रात को हम तीनों देवदार के ऊंचे पेड़ों के बीच बने एक छोटे से कैबिन में बैठे थे जो छत तक जमी बर्फ़ के कारण मुश्किल से दिख रहा था। हर रात को आग के पास बैठकर हम भविष्य की अपनी योजनाओं पर बातचीत करते थे। हमारे पास उम्मीदें तो बहुत थीं लेकिन संसाधन बहुत कम थे। किम और मेरे पास आखिरी कुछ डॉलर बचे थे। लैरी एक नया बिजनेस शुरू करने की प्रक्रिया में था। हर रात हमारी चर्चाएं देर तक चलती थीं। हम हाल में पढ़ी हुई पुस्तकें और देखी हुई फिल्मों पर बातें करते थे। हम शैक्षणिक ऑडियो टेप सुनते थे और फिर उनके सबक पर गहरा मंथन करते थे। 1 जनवरी को हमने वही किया जो हम हर साल करते थे। हमने नए साल के लिए लक्ष्य बनाए, लेकिन इस साल हमारा लक्ष्य निर्धारण सत्र अलग था। लैरी सिर्फ एक नए साल के लिए लक्ष्य तय करने में कुछ ज़्यादा करना चाहता था। 1 साल के लक्ष्यों के बजाय वह ऐसे लक्ष्य तय करना चाहता था जो हमारी वास्तविकता को बदलकर हमारी ज़िंदगी ही बदल दे। उसने कहा था हम लोग क्यों ना यह योजना बनाएं कि हम सब आर्थिक दृष्टि से किस तरह स्वतंत्र बन सकते हैं। उसके शब्द मेरे कानों में पड़े और मैंने उसकी बातें सुनी, लेकिन मैं उसकी कही बातों को अपनी वास्तविकता में फिट नहीं कर पाया। मैंने इसके बारे में बातें की थी, इसके सपने देखे थे और मैं जानता था कि किसी दिन मैं यह काम ज़रूर करूँगा। लेकिन आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बनने का विचार मुझे हमेशा भविष्य का ही विचार लगता था, आज का नहीं। इसलिए विचार फिट नहीं हुआ। मैंने कहा, आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र। जिस पल मैंने अपनी आवाज़ सुनी उस पल मैं जान गया कि मैं कितना कमज़ोर हो गया था। मेरी आवाज़ मेरे ही पुराने व्यक्तित्व से मेल नहीं खा रही थी। हम इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं, लैरी बोला, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब समय आ गया है हम बातें बंद करें, दिवास्वप्न देखना छोड़ दें और समर्पित भाव से जुट जाएं। चलो हम इस योजना को लिख लेते हैं। लिखने के बाद हम यह जानेंगे कि हमें यह काम करना ही है। लिख लेने के बाद हम इस यात्रा में एक दूसरे को सहारा देंगे। पैसों की तंगी से परेशान किम और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। आग की चमक में हमारे चेहरों पर शंका और अनिश्चितता के भाव साफ दिखने लगे। विचार तो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तो बस जैसे तैसे अगला साल गुजारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। कुछ समय पहले ही मैंने नायलॉन और वेलक्रो वॉलेट बिजनेस छोड़ा था। जब यह बिजनेस 1989 में चौपट हो गया तो मैंने 5 साल मेहनत करके इसे दोबारा जमाया था और इसके बाद इसे छोड़कर चला गया था। मैंने इसे इसलिए छोड़ा क्योंकि बिजनेस बहुत ज़्यादा बदल गया था। अब हम अमेरिका में उत्पादन नहीं कर रहे थे। बढ़ती प्रतिस्पर्धा से मुकाबला करने के लिए हमें अपनी फैक्ट्रियां चीन, ताइवान
और कोरिया में लगा ली थीं। मैंने बिजनेस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाया कि खुद को अमीर बनाने के लिए बाल श्रम का इस्तेमाल करूं। बिजनेस मेरी जेब में पैसे भर रहा था लेकिन मेरी आत्मा को कचोट रहा था। अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ मेरी पटरी नहीं बैठ रही थी। हम एक दूसरे से दूर हो गए और हमारे बीच हर बात पर मतभेद होने लगे। मैं बहुत कम इक्विटी के साथ वह कंपनी छोड़ आया। मैं ऐसे बिजनेस में काम करना गवारा नहीं कर पाया जो मेरी आत्मा को कचोटता हो और जिसमें से अपने पार्टनर्स के साथ बात नहीं कर सकूं। वह बिजनेस मैंने किस तरह से छोड़ा इस बात पर मुझे गर्व नहीं है। बहरहाल मैं जानता हूं कि उसे छोड़ने का समय आ गया है। मैं उस बिजनेस में 8 साल तक रहा और मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने यह सीखा कि बिजनेस कैसे बनाया जाता है और कैसे बर्बाद किया जाता है और फिर दोबारा कैसे बनाया जाता है। हालांकि उसे छोड़ते समय मेरे पास बहुत कम पैसा था लेकिन मेरे पास बेशकीमती सीख और अनुभव था। लैरी ने कहा, छोड़ो भी, तुम कमज़ोर बने रहो। आओ, 1 साल के आसान लक्ष्य तय करने के बजाय हम बड़े लक्ष्य तय करते हैं। आओ हम कई सालों का एक लक्ष्य तय करें। आओ हम स्वतंत्रता का लक्ष्य तय करें। लेकिन हमारे पास पैसा ज़्यादा नहीं है, मैंने कहा और किम की तरफ देखा जिसके चेहरे पर मेरी ही तरह चिंता झलक रही थी। तुम जानते हो, हम दोबारा शुरुआत कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अगले 6 महीने या शायद 1 साल बस जैसे तैसे काट लेना चाहते हैं। जब हम इस वक्त आर्थिक दृष्टि से सिर्फ जिंदा रहने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। एक बार फिर मुझे अपने कमज़ोर शब्दों से झटका लगा। मेरा आत्मविश्वास सचमुच कमज़ोर था, मेरी ऊर्जा वाकई कम थी। यह तो अच्छी बात है, इसे एक नई शुरुआत मान लो। लैरी अब पीछे ही पड़ गया। वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने प्रतिरोध किया, लेकिन जब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो फिर हम जल्दी रिटायर कैसे हो सकते हैं। मुझे एहसास था कि मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द लगातार कमज़ोर होते जा रहे थे। मैं भीतर से कमज़ोर महसूस कर रहा था। मैं खुद को समर्पित नहीं करना चाहता था। मैं तो बस कुछ समय के लिए आर्थिक दृष्टि से बचे रहना चाहता था और भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहता था। मैंने यह नहीं कहा कि हम 1 साल में रिटायर होने वाले हैं, लैरी बोला, जो अब मेरी ढीली-ढाली प्रतिक्रिया से चिढ़ने लगा था। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि हम इसी वक्त रिटायर होने की योजना बना लें। आओ लक्ष्य लिख लेते हैं, योजना बना लेते हैं और फिर उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ज़्यादातर लोग रिटायर होने के बारे में तब तक नहीं सोचते हैं जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती है या वे रिटायरमेंट की योजना 65 साल की उम्र में बनाते हैं। मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं इससे बेहतर योजना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आजीविका चलाने के लिए ज़िंदगी भर काम नहीं करना चाहता हूँ। मैं अमीर बनना चाहता हूँ। मैं जवानी में ही दुनिया की सैर करना चाहता हूँ ताकि इसका पूरा आनंद ले सकूँ। जब मैंने लैरी के मुँह से यह लक्ष्य तय करने के लाभ सुने तो मैंने अपने भीतर एक फुसफुसाहट भी सुनी जो मुझे बता रही थी कि जवानी में आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने और जल्दी रिटायर होने का लक्ष्य बनाना यथार्थवादी क्यों है। यह तो एक तरह से असंभव लग रहा था। लैरी लगातार बोलता रहा। शायद उसे इस बात की परवाह ही नहीं थी कि किम या मैं उसकी बात सुन रहे हैं या नहीं। इसलिए मैंने उसके शब्दों पर से ध्यान हटा लिया और उसकी कही बातों पर विचार करने लगा। मैंने खुद से कहा, जल्दी रिटायर होने का लक्ष्य तय करना अच्छा विचार है, फिर मैं इससे क्यों जूझ रहा हूँ। मेरा विचार से जूझना तो मेरी फितरत नहीं है। अचानक मुझे अपने अमीर डैडी की बातें याद आ गईं। तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती तुम्हारी आत्मशंका और आलस है। तुम्हारी आत्मशंका और आलस ही यह परिभाषित और सीमित करते हैं कि तुम कौन हो। अगर तुम अपने वर्तमान स्वरूप को बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मशंका और आलस से जूझना होगा। तुम्हारी आत्मशंका और आलस से ही तुम्हें छोटा बना रखा है। तुम्हारी आत्मशंका और आलस ही तुम्हें अपनी मनचाही जिंदगी नहीं पाने दे रहे हैं। मुझे याद था कि अमीर डैडी ने इस मुद्दे को प्रभावशाली बनाने के लिए आगे कहा था, तुम्हारे रास्ते में कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम हो और तुम्हारी आत्मशंकाएं हैं। ऐसे ही बने रहना आसान है, परिवर्तन नहीं करना आसान है। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर वैसे ही बने रहने का चुनाव करते हैं। जब तुम अपनी आत्मशंका और आलस से जूझोगे तभी अपनी स्वतंत्रता का द्वार खोज पाओगे। अमीर डैडी ने मुझसे ये बातें उस समय कही थीं जब मैं हवाई द्वीप छोड़कर इस यात्रा पर आने वाला था। वे जानते थे कि मैं शायद हमेशा के लिए हवाई जहाज़ छोड़कर जा रहा था। वे जानते थे कि अपना घर छोड़कर जा रहा था।
जहां मैं बहुत आरामदेह महसूस करता था। वे जानते थे कि मैं सुरक्षा की किसी गारंटी के बिना दुनिया में कदम रखने का जोखिम ले रहा था। अमीर डैडी के साथ मेरी बातचीत के 1 महीने बाद मैं बर्फ़ के ढके इस पहाड़ पर बैठा था, जहां मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझसे वही बातें कर रहा था, लेकिन मैं कमज़ोर, असुरक्षित और बेचैन महसूस कर रहा था। मैं जानता था कि आगे बढ़ने या फिर हार मानकर घर लौटने जाने का समय था। मुझे एहसास था कि मैं पहाड़ों पर इस तरह कमज़ोरी के पल से जूझने के लिए आया था। एक बार फिर यह निर्णय का समय था। यह चुनाव करने का समय था। मैं अपनी आत्मशंका और आलस को सामने हार मान सकता था या फिर खुद के बारे में अपनी धारणाएँ बदल सकता था। यह आगे बढ़ने या पीछे हटने का समय था। जब मैंने लैरी के बोलने पर दोबारा ध्यान दिया, तो उस समय वह स्वतंत्रता के बारे में बोल रहा था। मुझे एहसास हुआ कि वह दरअसल स्वतंत्रता के बारे में ही बोल रहा था। उस पल मुझे यह एहसास हुआ कि अपनी आत्मशंका और आलस से जूझना ही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। अगर मैं इनसे नहीं जूझूंगा तो मेरी ज़िंदगी पिछड़ने लगेगी। ठीक है, चलो हम चलो हम यह काम कर देते हैं, मैंने कहा। चलो हम आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने का लक्ष्य तय कर लेते हैं। यह 1985 का न्यू ईयर्स डे था। 1994 में किम और मैं आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र थे। लैरी द्वारा स्थापित कंपनी 1996 में इंक मैगजीन की सबसे तेजी से विकास कर रही कंपनियों में से एक थी। लैरी 1998 में 46 साल की उम्र में रिटायर हो गया। उसने अपनी कंपनी बेचकर 1 साल की छुट्टी मनाई। आपने यह किया कैसे? जब भी मैं यह कहानी सुनता हूँ, तो मुझे यह सवाल पूछा जाता है कि कैसे आपने यह किया? तब मैं कहता हूँ, कैसे महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है कि किम और मैंने यह क्यों किया। फिर मैं कहता हूँ कि क्यों के बिना कैसे संभव ही नहीं था। मैं आपको विस्तार से बता सकता हूँ कि किम, लैरी और मैंने यह कैसे किया, लेकिन बताऊँगा नहीं। हमने यह कैसे किया, यह महत्वपूर्ण नहीं, हमने यह क्यों किया, इसके बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि 1985 से 1994 के बीच किम, लैरी और मैंने अमीर डैडी के बताए प्रचुर दौलत के 3 रास्तों पर ध्यान केंद्रित किया, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, व्यावसायिक योग्यताएँ बढ़ाना। नंबर 2, धन प्रबंधन की योग्यताएँ बढ़ाना। नंबर 3, निवेश योग्यताएँ बढ़ाना। इन 3 रास्तों के बारे में ढेर सारी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। अगर मैं भी इसी के बारे में लिखने लगूँ तो यह एक और पुस्तक होगी जो बताएगी कि यह काम कैसे किया जाए। लेकिन अमीर डैडी अक्सर कहते थे, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कोई काम कैसे किया जाता है। पहले मैं उन्हें बता देता था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे बताने के बाद भी अक्सर लोग वह काम नहीं करते थे। तब मुझे समझ में आया कि मैं कोई काम कैसे करता हूँ, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं कोई काम क्यों करता हूँ। क्यों से ही आपको कैसे करने की शक्ति मिलती है। उन्होंने यह भी कहा, ज़्यादातर लोग जिस काम को कर सकते हैं, उसे इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त शक्तिशाली क्यों नहीं होता है। एक बार जब आप क्यों खोज लेंगे तो दौलत तक कैसे पहुँचें, यह रास्ता खोजना आसान है। ज़्यादातर लोग अपने दिल में झाँक कर उन कारणों की तलाश नहीं करते हैं कि वे अमीर क्यों बनना चाहते हैं। लोग तो दौलत की आसान राह की तलाश करते हैं और आसान राह के साथ समस्या यह है कि यह आम तौर पर बंद गली पर ख़त्म होती है। खुद से बहस करना। उस रात ठंडे पहाड़ी कैबिन में बैठकर लैरी की बातें सुनते समय मैंने पाया कि मैं मौन रहकर उससे बहस कर रहा था। हर बार वह कहता था, चलो हम इसका लक्ष्य बना लेते हैं, इसे लिख लेते हैं और योजना बना लेते हैं। हर बार मैं मन ही मन इस तरह की प्रतिक्रिया करता था, लेकिन हमारे पास पैसा तो है ही नहीं, या मैं यह नहीं कर सकता, या फिर मैं इसके बारे में अगले साल सोचूंगा, या तब जब किम और मैं सेटल हो जाएंगे, या फिर तुम हमारी स्थिति को समझते नहीं हो, या फिर मुझे ज़्यादा वक्त चाहिए। बरसों तक मेरे अमीर डैडी ने मुझे कई सबक सिखाए। उनमें से एक सबक यह था, अगर तुम खुद को किसी अच्छे विचार के खिलाफ बहस करते पाओ तो बहस करना छोड़ देना चाहिए। उस रात जब लैरी जल्दी अमीर बनने और रिटायर होने के बारे में बोले जा रहा था, तो मुझे अपने अमीर डैडी की चेतावनी याद आई कि अच्छे विचार के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। आगे समझाते हुए अमीर डैडी ने कहा था, अगर कोई इंसान किसी चीज़ को चाहता है लेकिन उसके बारे में इस तरह की बात कहता है, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, या मैं यह नहीं कर सकता, तो उसके साथ बड़ी गंभीर समस्या है। अपनी मनचाही चीज़ के बारे में
कोई ऐसा क्यों कहेगा, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता या मैं यह नहीं कर सकता। कोई मनचाही चीज़ों से खुद को वंचित क्यों करना चाहेगा? इसमें कोई तर्क या समझदारी नहीं दिखती है। जब लकड़ियाँ आग में तड़कीं तो मैंने खुद को मनचाही चीज़ के खिलाफ बहस करते पाया। अंत में मैंने खुद से कहा, जल्दी अमीर बनकर रिटायर क्यों न हुआ जाए? इसमें क्या गलत है? मेरा दिमाग धीरे-धीरे खुलने लगा और मैंने मन ही मन दोहराया, मैं इस विचार के खिलाफ बहस क्यों कर रहा हूँ? मैं अपने ही खिलाफ बहस क्यों कर रहा हूँ? यह एक अच्छा विचार है, मैं बरसों से इसके बारे में बातें कर रहा हूँ। मैं 35 साल की उम्र तक रिटायर होना चाहता था और अब मैं जल्दी ही 37 साल का होने वाला हूँ। फिर भी रिटायर होने के करीब नहीं हूँ। सच तो ये है कि मैं दिवालियापन के करीब हूँ, तो मैं बहस क्यों कर रहा हूँ? मन ही मन यह कहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं एक अच्छे विचार के खिलाफ बहस क्यों कर रहा था। 25 साल की उम्र में मैंने यह योजना बनाई थी कि मैं अमीर बन जाऊँगा और 30 से 35 साल की उम्र में रिटायर हो जाऊँगा। यह मेरा सपना था, लेकिन वेल्क्रो वॉलेट बिज़नेस चौपट होने के बाद मेरा सपना चूर-चूर हो गया था और मेरा बहुत सा आत्मविश्वास भी चला गया था। उस रात आग के पास बैठकर मुझे एहसास हुआ था कि दरअसल मेरे आत्मविश्वास की कमी ही बहस कर रही है। मैं ऐसे सपने के खिलाफ कुतर्क कर रहा था जिसे मैं चाहता था। मैं इसलिए बहस कर रहा था क्योंकि मैं दोबारा निराश होना नहीं चाहता था। मैं इसलिए बहस कर रहा था क्योंकि मैं उस दर्द से बचना चाहता था जो बड़े सपनों के साकार न हो पाने पर सताता है। मैंने सपना देखा था और मैं असफल हो गया था। उस रात मुझे एहसास हुआ था कि मैं सपने के खिलाफ नहीं बल्कि दोबारा असफल होने के खिलाफ बहस कर रहा था। मैंने धीरे से लॉरी से कहा, ठीक है, हम एक लक्ष्य बना लेते हैं। मैंने आखिरकार एक अच्छे विचार के खिलाफ बहस करना छोड़ दिया। बहस अब बहस अब भी वहाँ थी, लेकिन मैं बहस के कारण रुकना नहीं चाहता था। आखिरकार यह बहस मैं किसी और से नहीं बल्कि खुद ही कर रहा था। मेरे भीतर का छोटा इंसान उस बड़े इंसान के खिलाफ तर्क दे रहा था जो विकास करना और ज़्यादा बड़ा बनना चाहता था। अच्छी बात है, लैरी ने कहा। अच्छा हुआ जो तुमने कमज़ोरी दिखाना छोड़ दिया। मुझे तुम्हारे बारे में सचमुच चिंता हो रही थी। मैंने इसे करने का फ़ैसला इसलिए किया क्योंकि मुझे अपना क्यों मिल गया है। मैंने इसे करने का फ़ैसला इसलिए किया क्योंकि मुझे अपना क्यों मिल गया था। मैं जानता था कि मैं यह काम क्यों करने वाला हूँ, हालाँकि उस पल मैं यह नहीं जानता था कि मैं इसे कैसे करने वाला हूँ। मैंने जल्दी रिटायर होने का फ़ैसला क्यों किया? आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने किसी मौके पर स्वयं से यह कहा होगा कि मैं खुद से तंग आ गया हूँ। देखिए, उस नए साल की रात को किम और लैरी के साथ आग तपाते समय मैं अपने पुराने स्वरूप से तंग आ चुका था और मैंने बदलने का फैसला कर लिया था। यह सिर्फ मानसिक परिवर्तन नहीं था, यह तो दिल की गहराई से आया हुआ बदलाव था। यह एक बड़े परिवर्तन का समय था और मैं जानता था कि मैं बदल सकता हूँ, क्योंकि मुझे यह पता चल चुका था कि मैं क्यों बदलना चाहता हूँ। नीचे मैंने अपने कुछ व्यक्तिगत क्यों बताए हैं, यानी मैंने जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने का फैसला क्यों किया। नंबर 1, मैं कंगाल रहने और पैसे के लिए हमेशा जूझते रहने से उकता गया था। अपने वॉलेट बिजनेस में मैं कुछ समय के लिए अमीर बन गया था, लेकिन उस बिजनेस के ठप होने के बाद दोबारा कंगाली की हालत में पहुंच गया था। हालांकि मेरे अमीर डैडी ने मुझे अच्छी नसीहत दी थी, लेकिन मेरे पास सिर्फ उनके सबक थे। मैं अब तक अमीर नहीं बन पाया था और अब मेरे लिए अमीर बनने का समय आ गया था। नंबर 2, मैं औसत दर्जे से तंग आ गया था। स्कूल में टीचर्स कहते थे, रॉबर्ट होनहार बच्चा है लेकिन वह पढ़ने में मन नहीं लगाता है। वे यह भी कहते थे कि वह होनहार तो है लेकिन वह कभी प्रतिभाशाली बच्चों जितना स्मार्ट नहीं बन पाएगा। वह औसत से थोड़ा सा ही ऊपर है। उस रात पहाड़ पर बैठे-बैठे मुझे अचानक औसत बने रहने से कोफ्त होने लगी। अब समय आ गया है कि मैं औसत बने रहना छोड़ दूँ। नंबर 3, जब मैं 8 साल का था तो मैंने घर आकर अपनी माँ को किचन टेबल पर रोते देखा। वे इसलिए रो रही थी क्योंकि हम बकाया बिलों के पहाड़ तले दबे थे। मेरे डैडी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की भरसक कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्कूल टीचर के रूप में ज़्यादा कमाई नहीं कर पा रहे थे। वे सिर्फ यह कहते थे, चिंता मत करो, मैं इसे सँभाल लूँगा, लेकिन वे नहीं सँभाल पाते थे। मेरे डैडी को स्थिति सँभालने का तरीका यह था कि दोबारा स्कूल जाओ, ज़्यादा कड़ी मेहनत करो और वार्षिक वेतन वृद्धि का इंतज़ार करो। इस दौरान बिलों का पहाड़ ज़्यादा ऊँचा हो जाता था और मेरी माँ ज़्यादा अकेलेपन महसूस करने लगी थी, क्योंकि वे अपना दुखड़ा किसी को नहीं बता सकती थी। मेरे डैडी
पैसे के बारे में भी बातें करना पसंद नहीं करते थे और जब करते थे तो गुस्सा हो जाते थे। मुझे याद है जब मैं 8 साल की उम्र में कि 8 साल की उम्र में ही मैंने उन जवाबों को खोजने का फ़ैसला लिया था जो मेरी माँ की मदद कर सकें। उस रात पहाड़ पर बैठे-बैठे मुझे एहसास हुआ कि मुझे वे जवाब मिल गए हैं जिन्हें मैं 8 साल की उम्र में खोज रहा था। अब उन जवाबों की हकीकत में बदलने का समय आ चुका था। नंबर 4, सबसे दर्दनाक क्यों? तो वह वास्तविकता थी कि अब मेरी ज़िंदगी में किम नामक सुंदर युवती थी। मुझे मेरी आत्मा की सहचरी मिल गई थी और वह इस वित्तीय झमेले में इसलिए फंसी हुई थी क्योंकि वह मुझसे प्यार करती थी। उस रात पहाड़ पर मुझे एहसास हुआ था कि मैं किम के साथ ही वही कर रहा था जो मेरे डैडी ने मेरी मम्मी के साथ किया था। मैं एक पारंपरिक परंपरा को दोहरा रहा था। उस पल मुझे अपना असली क्यों मिल गया था। अपने अमीर डैडी की तरह मैंने भी यह जान लिया कि मैं किसी को यह नहीं बता सकता कि मैं अमीर कैसे बना। अब मैं सबसे पहले लोगों से पूछता हूँ कि वे अमीर क्यों बनना चाहते हैं। अगर क्यों यानी कारण पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है तो अमीर बनने का सबसे आसान तरीका यानी कैसे भी बहुत कठिन होगा। अमीर बनने के कई कई तरीके हैं लेकिन बहुत कम व्यक्तिगत कारण हैं कि आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं। अपने क्यों का पता लगाएं और फिर आपको कैसे मिल जाएगा। जैसे पुरानी कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। मेरे मामले में भी मैं यही कहूँगा कि अपनी चाह खोजने से ही मुझे राह मिल पाई। चाह नहीं तो राह बहुत मुश्किल होती है। तो ये मेरे क्यों थे। मैंने उस रात उन्हें लिखकर एक गोपनीय जगह पर रख दिया था। आप में से जिन लोगों ने मेरी दूसरी पुस्तक कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ी होगी, उन्हें याद होगा कि जब हम पहाड़ से लौटे, तो स्थिति पहले से ज़्यादा खराब हो गई। मैंने उस पुस्तक के शुरू में बताया था कि जब हमारा पैसा खत्म हो गया, तो किम और मुझे 3 हफ्तों तक एक कार में रहना पड़ा। अमीर बनकर रिटायर होने का फैसला करने के कारण स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। बहरहाल क्योंकि बदौलत हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिल गई। पहाड़ से लौटने के बाद लैरी के साथ भी सब कुछ ठीक नहीं रहा। 1980 के दशक के अंत में उसे भी कई जोरदार वित्तीय झटके लगे, लेकिन उसके क्यों उसे आगे बढ़ाते रहे। एक सुझाव मैंने बरसों पहले सीखा था कि जोश प्रेम और नफरत का मिश्रण है। जब तक आप में किसी चीज के लिए जोश ना हो, तब तक कुछ भी हासिल करना मुश्किल है। अमीर डैडी कहते थे, अगर तुम कोई चीज चाहते हो तो जोशीले बनो। जोश से जीवन में ऊर्जा आती है। अगर तुम कोई चीज चाहते हो तो तुम्हारे पास नहीं है, तो पहले जोश से जीवन में ऊर्जा आती है। अगर तुम कोई चीज चाहते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, तो पहले पता लगाओ कि तुम अपनी मनचाही चीज से प्रेम क्यों करते हो और उसे न पाने से नफरत क्यों करते हो। जब तुम इन दोनों विचारों को मिला दोगे, तो तुम्हें वह ऊर्जा मिल जाएगी जो तुम्हें अपनी कुर्सी से उठा देगी और हर मनचाही चीज पाने के लिए प्रेरित कर देगी। तो प्रेम और नफरत की सूची बना लें। उदाहरण के लिए मैं नीचे दी गई सूची बनाता हूँ। पहला है, इनसे प्रेम है, जैसे अमीर होना, स्वतंत्र रहना, जो चीज़ चाहूँ उसे खरीदना, महंगी चीज़ें, जो काम मैं नहीं करना चाहता उन्हें करने के लिए कर्मचारी रखना। दूसरा है, इनसे नफरत है, जैसे गरीब होना, काम करते रहना, जो चीज़ चाहूँ उसे ना खरीद पाना, सस्ती चीज़ें, वे काम करना जिन्हें मैं नहीं करना चाहता, आदि। मेरा सुझाव यह है कि आप नीचे दी गई जगह पर प्रेम और नफरत की अपनी सूची बना लें। अगर आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत हो, जैसे मुझे आशा है, तो एक बड़ा कागज़ लें। आप ज़िंदगी को ज़्यादा जोश के साथ जिएं, यही मेरी कामना है। अपने प्रेम और नफरत का पता लगाने तथा परिभाषित करने के लिए एकांत में बैठ जाएं, फिर अपने कारण यानी क्यों लिख लें। आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बनने, जल्दी रिटायर होने, कम से कम उम्र में रिटायर होने के अपने सपने, लक्ष्य और योजनाएं लिख लें। लिख लेने के बाद आप इसे किसी दोस्त को बता सकते हैं जो सपनों को साकार करने में आपकी मदद करे। नियमित रूप से अपने सपने, लक्ष्यों और योजनाओं वाले कागज को देखते रहें। इनके बारे में अक्सर बात करें, मदद मांगते रहें, लगातार सीखने की इच्छा रखें और जल्दी ही चीज़ें होने लगेंगी। आखिरी टिप्पणी, मैंने कई लोगों को यह कहते सुना होगा, पैसा आपको खुशी नहीं बनाता। इस कथन में कुछ सच्चाई है, लेकिन पैसे की उपयोगिता यह है, यह मुझे समय खरीद कर देता है ताकि मैं अपने मनपसंद काम कर सकूं। पैसा होने पर मैं दूसरे लोगों को भुगतान करके वे काम करवा सकूं जिन्हें करने से मैं नफरत